नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज स्टार्ट किया है और ये सितंबर माह का सीरीज चल रहा है, जिसके तहत मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम ख़त्म किया है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ख़त्म किया है। और जो लोग भी राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो नहीं देखे हैं वे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सार्वजनिक उद्यम विभाग। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम विभाग अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। तो ये सार्वजनिक उद्यम क्या होता है कि जिसमें सरकार की हिस्सेदारी, जिस कंपनी या जिस उद्यम में सरकार की हिस्सेदारी 51% या इससे ज़्यादा हो उसे हम सार्वजनिक उद्यम कहते हैं। ठीक, तो इस विभाग को अब क्या किया गया है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। क्यों लाया गया है? विनिवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए। जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जिसे हिंदी में हम विनिवेश कहते हैं, उसे सुविधाजनक बनाने के लिए यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। अब विनिवेश क्या होता है कि जब सरकार अपनी हिस्सेदारी किसी निजी कंपनियों को बेचती है तो उसे हम विनिवेश कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे एयरपोर्ट हो गया, बहुत सारे ट्रेन हो गए, बहुत सारे स्टेशन हो गए, वो जो है सरकार मतलब कि निजी कंपनियों को सौंपी है, तो वो क्या हो गया? विनिवेश हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब इसके बारे में जानते हैं कि यह जो विभाग था, सार्वजनिक उद्यम विभाग था, वह पहले किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? तो भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो यह जो अब भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जो हो गया, वह अब सिर्फ भारी उद्योग मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? भारी उद्योग मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब जो है वित्त मंत्रालय में विभागों की संख्या जो है 5 से बढ़कर 6 हो गई। ठीक, 6 क्यों हो गई? क्योंकि सार्वजनिक उद्यम विभाग को इसमें जोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं कि वह 6 कौन कौन से विभाग हैं। सबसे पहला हो गया आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और छठा जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग, जो कि नया जोड़ा गया है। अब फिर क्या है? सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन भी अलग से जुलाई 2021 में किया है। मतलब कि ये जो सहकारिता मंत्रालय जो था वो पहले नहीं था, इसको नया गठन सरकार ने किया है। तो यह जो मंत्रालय है, यह मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? तो यह मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को दिया गया है, जो कि गृह मंत्री भी हैं, जिनके अंतर्गत गृह मंत्रालय भी आता है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2020-21 में 64 लाख से अधिक माताओं का पंजीकरण किया गया। ठीक, अब ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्यों शुरू किया गया था? यह योजना गर्भवती एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। मतलब कि जो माताएं गर्भवती हैं या शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं के लिए यह शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 19 वर्ष से अधिक उम्र की लक्षित महिलाओं को उनके पहले प्रसव के समय कुल 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, यह राशि क्यों दी जाती है? क्योंकि गर्भवती और जो शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिला होती है, उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार 5,000 रुपये की राशि देती है, ताकि इस 5,000 रुपये से वे लोग जो भी पौष्टिक चीज़ हो वो खा सकें। अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि लद्दाख हेतु बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई। अब ये बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा के विकास निगम की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि यह लद्दाख में निर्माण एजेंसी का काम करेगी।
मतलब कि जो भी बुनियादी ढांचा के विकास करना होगा लद्दाख में, वह अब यह निगम करेगा। तो इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? 25 करोड़ रुपए। इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? 25 करोड़ रुपए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। आईएमएफ ने 2021-22 में भारत में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% किया है। तो यह पूर्वानुमान घटाया क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और बहुत से जो आर्थिक जो स्थितियाँ थी वह मतलब कि रुक गई थी, इसलिए इसे पूर्वानुमान को घटाकर कम किया गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 12.5% से घटाकर 9.5% किया गया है, मतलब कि 3% की इसमें कटौती की गई है। ठीक है, अब यह आईएमएफ क्या होता है? इसे पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब कि आईएमएफ को की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे यह उद्देश्य था कि यह विदेशी विनिमय में मतलब कि सुविधा ला सके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहित कर सके और इसके जो सदस्य देश हैं उसके आर्थिक उन्नति में मदद करे, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह जो आईएमएफ है वह हर एक वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जरिए यह पूर्वानुमान निकालती है। ठीक है, तो 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर कितना लगाई है? 12.5% से घटाकर 9.5% कर दी है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि फॉर्चून 500 कंपनियों में इस वर्ष भी भारत की 7 कंपनियों को स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष भी 7 कंपनियां थी। तो ये फॉर्चून क्या है? यह एक अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है जो कि हर एक वर्ष 500 कंपनियों का लिस्ट जारी करती है। और यह कब जारी की थी? 2 अगस्त 2021 को जारी की थी, जिसमें कि चीन की 135 कंपनियों को इसमें स्थान दिया गया है और यह प्रथम स्थान पर है। समझिए कि भारत कितना अभी पीछे है इससे। अमेरिका की 122 कंपनियों को स्थान दिया गया है और यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब भारत के जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां फॉर्चून 500 कंपनियों में शामिल है। तो सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। इसका जो स्थान था 2020 में 96 था, 96 स्थान पर था और 2021 में 195 स्थान पर चला गया, मतलब कि इसके स्थान में भारी गिरावट हुई। ठीक है, अब इंडियन ऑयल 151 स्थान पर था, वो 2021 में कितवें स्थान पर है? 212वें स्थान पर है। ओएनजीसी 190 स्थान पर था, अब 243वें स्थान पर है। एसबीआई 221वें स्थान पर है, सॉरी 2020 में 221वें स्थान पर था, 2021 में कितवें स्थान पर है? 205वें स्थान पर है, मतलब कि इसके स्थान में सुधार है। एसबीआई के जो फॉर्चून 500 की लिस्ट है जारी किया गया है उसमें जो रैंकिंग में उसमें भारी सुधार हुआ है। अब आते हैं टाटा मोटर्स, जो कि 337वें रैंक पर था, अब 357 रैंक पर आ गया है। भारत पेट्रोलियम 309 रैंक पर था और इस बार 394 रैंक पर आ गया है। राजेश एक्सपोर्ट्स 462वें स्थान पर था और अब 348वें स्थान पर आ गया है, मतलब कि इसके रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। कौन कौन से किस किस के रैंकिंग में सुधार हुआ है? तो एसबीआई और राजेश एक्सपोर्ट्स की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब प्रथम स्थान पर जानते हैं कौन है? वालमार्ट। प्रथम स्थान पर कौन है? वालमार्ट, जो कि एक रिटेल कंपनी है और यह अमेरिका की कंपनी है। द्वितीय स्थान पर कौन है? स्टेट ग्रिड, जो कि चाइना एक कंपनी है।
अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं कि कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास एवं कृषकों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रमुख योजनाएं शुरू की गई है। वह कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 दिसंबर 2018 से यह लागू हुआ था। यह क्यों लागू हुआ था? तो यह खाद, बीज आदि कृषिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए यह लागू हुआ था और कृषकों की आय बढ़ाने के लिए भी। यह जो लाभ है किनको दिया जाता है? तो जिनकी 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, मतलब कि जो छोटे व सीमांत किसान हैं उन्हीं को यह लाभ दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि 6,000 रुपये की वार्षिक मदद 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार रुपया करके। अब अगला कौन सा योजना शुरू किया था? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसकी यह योजना कब लागू हुई थी? 31 मई 2019 को लागू हुई थी। ठीक है, यह भी छोटे और सीमांत किसान के लिए लागू किया गया था। यह मतलब कि जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम की हो। और इसके तहत क्या होता है कि 18 से 40 साल के बीच इसमें लाभार्थी शामिल हो सकते हैं। इनको क्या करना होता है कि 55 रुपये महीने जमा करने से 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलता है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह कब शुरू हुई थी? 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। इसके तहत क्या होता है, काफ़ी कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा कराया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फसल आपकी खराब हो गई, जैसे कि सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया, तो इसी के लिए यह शुरू किया गया था ताकि लोग कम प्रीमियम पर बीमा करा सके। ठीक है, और कौन कौन सी योजना है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू किया गया है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा देगी। ई नाम योजना शुरू किया गया है जिसके तहत क्या होगा कि उपज की उचित मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा। कृषिगत आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरुआत किया गया है। तो ये सब योजनाएं शुरुआत की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा वह विविध और खेल से संबंधित होगा। इसमें टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी होगा। तो ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद। अपने ये वीडियो को समाप्त करते हैं।